नमस्कार दोस्तों ये जो हमने पॉडकास्ट किया है, इस पॉडकास्ट में मैं अपने गेस्ट से बहुत सारे सवाल करने वाला था, लेकिन गेस्ट ने शुरू में ही पॉडकास्ट के शो के शुरुआत में ही सारे सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं। तो इस शो को आराम से देखिए। शुरुआत के जो 25 से 30 मिनट हमारे जो गेस्ट ने अपना अनुभव साझा किया है, वो एक रियल लाइफ का अनुभव है। और जहां पर उन्होंने फेलियर की बात करी है, जहां पर उन्होंने रिस्क की बात करी है, लीडरशिप की बात करी है। अगर आप सच में एक स्टार्टअप करने में इंटरेस्टेड हैं या कोई बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि एक बिजनेस को शुरू करने से पहले क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए और क्या क्या मुश्किलें आती हैं, उनसे हम कैसे कैसे निकल सकते हैं, उसका रियल एग्जाम्पल वी स्क्वायर के फाउंडर मिस्टर विकास चतुर्वेदी जी ने हमारे साथ साझा किया है। तो आप आराम से शो को देखिए। और भी हमने कुछ सवाल उनसे करे हैं जो आप भाग एक, भाग दो भागों में इसको आप देख सकते हैं इस पॉडकास्ट शो को। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारे बीच दो बेहद खास और प्रेरणादायक व्यक्ति हैं। जो पहले तो मैं अपने गेस्ट विकास जी का परिचय देना चाहूँगा, जिन्होंने एम्स में ऑप्टोमेट्री की पढ़ाई की है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही वे वी स्क्वायर के फाउंडर और डायरेक्टर भी हैं। और हमारी दूसरी अतिथि हैं कामनी चतुर्वेदी, जो वी स्क्वायर के को फाउंडर भी हैं। विकास सर और कामनी मैम, आपका स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद धर्मेंद्र, आपको भी बहुत सारा धन्यवाद जो आपने हमें ये मौका दिया। और ये वाकई बहुत ही काबिल तारीफ है। और हम बात करेंगे तो एक दूसरे को जानेंगे और थोड़ा समझेंगे। बिल्कुल वी आर रेडी, सो हम लोग शुरू कर सकते हैं। विकास सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे की और स्टार्टअप को शुरू करने से पहले तक का सफ़र कैसा रहा? बिल्कुल बिल्कुल। तो धर्मेंद्र, देखो, स्टार्टअप एक क्या होता है कि आप जब अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो और आपको लगता है कि आप सारी चीज़ें जो करना चाहते हो वो अभी जिस करंट सिचुएशन में उससे शायद आप उसको नहीं पा सकते हो, तो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं। तो मैं ऐसे शुरू करूँगा कि जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो हम लोग वी आर जस्ट लाइक अ डॉक्टर, तो क्लिनिकल हमारा काम रहता है। बट मुझे क्लिनिकल तो पसंद था, राइट, लेकिन मेरे को चेयर पे बैठ के काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। क्लिनिकली तो मैं बहुत करना चाहता था और मैंने हर लेवल पे पेशेंट देखे भी हैं और कोशिश भी किया कि उनको मैं थोड़ा अच्छा से उनके उपचार कर पाऊँ। लेकिन मैं हमेशा ये चाहता था कि मेरा काम ऐसा हो कि मैं और लोगों तक पहुँच पाऊँ। तो ये चीज़ मेरे अंदर शुरू से ही थी। जब मैंने पहली अपनी जॉब ज्वाइन की, तब से ही मेरे मन में था। और स्टार्टअप एक ऐसी जर्नी होती है ना, जो जब आप थोड़े मतलब सक्सेसफुल हो जाते हो या जब आपकी अचीवमेंट थोड़ी अच्छी हो जाती हैं, तो लोग आपको जानने लगते हैं। बट उससे पहले भी मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है अपनी लाइफ में, उससे पहले भी आप बहुत छोटे-छोटे स्टार्टअप करते हो, राइट? और आप उसमें फेल भी होते हो। ऐसा नहीं कि आप मतलब पहली बार ही सक्सेसफुल आपको सक्सेस मिल जाता है। तो मेरी जो जर्नी है वो स्टार्ट अभी वी स्क्वायर से नहीं, उससे पहले से ही है। जब मैंने अपनी पहली नौकरी शुरू करी थी और आई वॉज हेडिंग जयपुर में जीकेबी ऑप्टिकल्स करके ऑप्टिकल आउटलेट था। वहाँ पे मैं क्लिनिकल ऑप्टोमेट्रिस्ट था एंड आई वॉज हेडिंग दैट ऑप्टिकल आउटलेट। और वहाँ पे एक्चुअली क्या था, वो बहुत ही प्रीमियम ऑप्टिकल आउटलेट था, जहाँ पे अगर आप रोज की अगर बुकिंग देखो, अगर मैं उस तरह से बात करूँ, सो दैट इज इन अ गुड नंबर, लाइक समर अराउंड मतलब आप महीने का देखो तो 15-20 लाख रुपए की सेल थी वहाँ पे उस ऑप्टिकल आउटलेट पे। लेकिन पेशेंट फ्लो नहीं थे, बिकॉज हम लोग एक्चुअली आरपी सेंटर मतलब एक एम से आए हुए हैं, तो हम लोग रोज कम से कम आप मान लो 30-35 पेशेंट हम रोज देखते थे, ठीक है। और उसमें मारम मारी चल रही है, पेशेंट लड़ रहे हैं कि नहीं आप मुझे देख लो, ऐसा चलता था। उसके बाद जब मैं इस प्रोफेशन में गया, एज अ प्रोफेशनली काम करने गया, तो मैं दिन में 2 या 3 पेशेंट देख पाता था, क्योंकि इतने ही आते थे और वो सारे हाई टिकट पेशेंट्स होते थे, तो इसलिए हमारा वहाँ पे रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट होता था। बट धीरे धीरे मुझे ये काम बड़ा बोरिंग सा लगने लगा, बिकॉज आई वॉज यूज टू गेट मोर पेशेंट्स, थोड़ा इंटरेक्शन बढ़े। तो मैं फिर बड़ा फ्रस्ट्रेट सा होने लगा एक्चुअली। तो मैंने अपने मैनेजर से बात की, एंड मैनेजर इज ऑल्सो एन ऑप्टोमेट्रिस्ट, तो वो थोड़ा कनेक्शन उनका अच्छा था, वो समझ पा रहे थे मेरी बातों को। तो उन्होंने मुझे बोला, विकास तुम टेंशन मत लो, ऐसा करते हैं, व्हाई डोंट यू स्टार्ट डूइंग डॉक्टर्स मार्केटिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो डॉक्टर्स मार्केटिंग
ऐसी चीज है जो एक ऑप्टोमेट्रिस्ट नहीं करना चाहता, बिकॉज एक हमें टैग मिल जाता है कि आप क्लिनिकल हो तो आप ये डॉक्टर से मिलने क्यों जाओगे, एमआर वाला काम क्यों करोगे। ओके ओके। मेरे को थोड़ा एक्साइटमेंट आया, बिकॉज मेरे को लगा मैं बाहर जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, लोग मुझे अब पहचानेंगे। तो उस सिलसिले में मैं क्या किया, हमने डॉक्टर्स मार्केटिंग शुरू करी। तो डॉक्टर्स मार्केटिंग के लिए हम लोगों ने पहले प्रपोजल बनाया अपने मैनेजर के साथ मिलके कि हम एक्चुअली करेंगे क्या उसमें। तो डॉक्टर्स मार्केटिंग में एक ऑप्टिकल आउटलेट की अगर हम बात करें तो उसमें होता है कि आप डॉक्टर से मिलो और उनको बोलो कि सर आप अपना पेशेंट का जो आप प्रिस्क्रिप्शन है ना वो आप हमें दो, चश्मा हम यहाँ बना के देंगे, राइट। राइट। तो ये हमें करना था। तो मैंने बोला कि अगर हम ये करेंगे तो हम अलग क्या करेंगे। तो मेरे बॉस ने बोला हाँ सही बात है, ये तो बहुत लोग करते हैं। तो सही। हमने क्या किया, हमने एक प्रपोजल ऐसा बनाया, बिकॉज जीकेबी जो कंपनी थी वो एक बड़ी कंपनी थी और वो खुद लेंस मैन्युफैक्चर भी करती थी। ओ और इनका जो हेड ऑफिस था, अभी उनका तो टाई अप है एस्लॉर के साथ। ओके। तो इवन दैट टाइम ऑल्सो वो काम चल रहा था, उनकी नेगोशिएशन चल रही थी जब मैं उस जॉब में था। अभी एस्लॉर का ही स्टेक है उसमें। एस्लॉर आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग, राइट। इट्स अ इंटरनेशनल नंबर वन कंपनी, आप कह सकते हो वन ऑफ द बिग कंपनी इन ऑप्टिकल ऑप्टिकल सर, यस। राइट ऑप्टिकल लेंसेज। राइट। क्रिजाल नाम सुना होगा आपने, क्रिजाल के चश्मे बनते हैं, वो क्रिजाल की जो कोटिंग होती है, तो बहुत ही फेमस कंपनी है, हाँ उनसे जी। उनका टाई अप चल रहा है। हाँ जी सर। तो हमने सोचा, और ये इसका जो हमारा लैब था, आई वॉज सिटिंग एट जयपुर, बट इसका जो हेड ऑफिस और लैब था वो था कलकत्ता में, ओके। राइट। तो हमने सोचा कि हम ऐसा कुछ यूएसपी बनाते हैं जो हम एक्चुअली जाके डॉक्टर को सेल कर पाए। राइट। चश्मा बना के देना इट्स नॉट अ बिग डील, राइट। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले अपने उस लैब के कुछ यूएसपी निकाले कि हम अगर आपको चश्मा बना के, आपके पेशेंट को अगर हम चश्मा बना के देंगे, तो पहले तो आप एक मैन्युफैक्चरर से चश्मा बनवा रहे हो। यू आर नॉट मेकिंग दिस स्पेक्टिकल फ्रॉम एनी, कोई चश्मे की दुकान से नहीं बनवा रहे हो, एक राइट। मैन्युफैक्चरर जो खुद ही लेंस बनाता है उससे बनवा रहे हो। प्लस जो आपकी लेंस बन के आएगी, जो फ्रेम बन के आएगा, आपका जो चश्मा बन के आएगा, वो उस लैब से बन के आएगा। यानी वहाँ का सिस्टम ये था कि हम लोकल चश्मा नहीं बनाते थे। हम राइट। जैसे आपने, अगर आप हमारे ऑप्टिकल पे आए तो हमने आपको फ्रेम सेलेक्ट कराया और फिर हम आपका फ्रेम हम कैलकाटा भेज देते थे। ओके। वहां जाके वो प्रोसेस होके लेंस बन के फिर वो आता था विद इन द फैक्ट्री इटसेल्फ। विद इन द फैक्ट्री इटसेल्फ। तो ओके। हमें 2-3 दिन का टाइम लगता था, बट हम एक्चुअली एक बहुत बढ़िया सर्विस दे पाते थे, बिकॉज आप समझ सकते हो कि वहाँ पे सारे हाई एंड इक्विपमेंट्स हैं। राइट। करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो इक्विपमेंट्स हैं। राइट। वहाँ का जो फिनिशिंग होगा, ऑफ कोर्स वो लाख 2 लाख 3 लाख रुपए की फिनिशिंग से तो कहीं मैच नहीं करता, उससे बहुत राइट। भी ऊपर। तो हमने ये मार्केटिंग शुरू करी। एंड आई यूज टू गो टू मीट द डॉक्टर्स, मैं उनसे मिलता था और उनको फिर मैं बताता सर कि आप हमारे पास भेजोगे तो आपके पेशेंट को ये सुविधाएं मिलने वाली है। राइट। और उसके बाद हमने सोचा कि हमने ये बताया कि उस टाइम जब मैं जब जॉब में था, तो उस टाइम हम जो हमारी ऑप्टिकल चेन आउटलेट थी वो समवेयर अराउंड 50 या 55 आउटलेट थी पैन इंडिया। तो हम ये भी उनको बताने लगे कि आप अगर यहाँ जयपुर में चश्मा बना रहे हो और कल आप मुंबई पहुंच गए किसी कारणवश और राइट। चश्मा में आपको वहां दिक्कत आई, तो आपको जयपुर नहीं आना है, आप वहीं के ऑप्टिकल पे जाओ, बोलो कि मैं जीकेबी का कस्टमर हूँ, ये मेरा नंबर है, और सबका एक आईडी नंबर होता है, नाम डालते ही सब मिल जाता है, आप पता ही है कि राइट। उस समय भी वहां पे उसकी काम हो रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ 2007 की बात है, ठीक है। तो उस समय तो ये सारी बातें डॉक्टर्स को बहुत पसंद आई। और उसके बाद जब मैंने उनको बताया कि मैं एम्स से हूँ, तो एक एम्स के लिए एक थोड़ा झुकाव हो जाता है लोगों को। हाँ जी। हाँ जी। तो उन्होंने क्या किया, फिर वो धीरे धीरे उन्होंने हमें पेशेंट्स भी देने लगे, और बाद में ऐसा हुआ कि वो पेशेंट को ऐसे भेज देते थे कि जाओ विकास के पे जाओ, वही आपकी चेकअप भी करेगा और वो आपको चश्मा भी देगा। राइट। तो एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी हमारी उस टाइम डॉक्टरों से। और हमारा बिजनेस केवल डॉक्टर्स मार्केटिंग से हम 7 लाख का बिजनेस करने लगे थे वाह। मंथली। सो ये हमें मतलब ये मेरे को बड़ा एक्साइटिंग एक्साइटिंग लगा, बड़ा अच्छा लग रहा है यार, मैं कुछ कर पा रहा हूँ एक्चुअली। राइट। राइट। तो जब ये मैंने करा तो उसके बाद मुझे अब धीरे धीरे ये काम भी बहुत आसान हो गया, बिकॉज आप एक जयपुर में 10 और हमारे ऑप्टिकल में आप कोई भी पेशेंट नहीं आ सकता, राइट। जैसा मैंने बताया हाई टिकट पेशेंट चाहिए, यानी राइट। डॉक्टर्स भी हाई टिकट चाहिए। राइट। तो डॉक्टर्स भी बहुत कम थे, मान लो 10-12 डॉक्टर हैं, उनसे आप मिल लिए, उनको आपने 2-3-4 महीने में आपने उनसे रिश्ते बना लिए, अब क्या करोगे, राइट। तो अब मेरे को फिर से लगा कि अब मैं फिर बैठ गया, अब मेरे पास अब कोई काम नहीं है। तो मैंने फिर बोला कि मेरे को मजा नहीं आ रहा सर, अब क्या करूं मैं। तो बोला क्या करेगा अब तू। मैंने बोला मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ना ये जो अपना पैम्पलेट है जो ऑप्टिकल का, वो मैं मॉल में अलग अलग जो अच्छे अच्छे मॉल हैं जयपुर में, वहां जाके मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। बोला राइट। तू पागल हो गया, ये तेरा काम थोड़ी ना है, ये तो कोई ऐसे ही करते हैं ना, पर्ची मार्केटिंग, बांटते हैं। हाँ तो मार्केटिंग मैंने में बोला कि नहीं, उपयोग। मैं इसको अलग तरीके से करूंगा।
मैं ऐसा करूंगा कि मैं उनसे इंटरेक्ट करूंगा, उनको भी ये सब खूबियां बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं पैम्पलेट दे के आ जाऊंगा। तो इससे मेरी भी थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगी और पेशेंट भी आएंगे तो मुझे अच्छा भी लगेगा, मतलब मुझे ऐसा लगा। बिल्कुल। तो मतलब मैं ये पॉइंट इसलिए रखना चाहता हूँ कि मैं सब अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि कोई काम छोटा नहीं होता है। राइट, 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 अगर आप बिल्कुल। उसका आपका इंटेंशन थोड़ा क्लियर है और आप समझ पा रहे हैं कि इस काम को करने से आपको कितना फायदा होने वाला है, और पर्सनली मुझे उससे बहुत फायदा मिला। बिकॉज आप अगर आप मान लीजिए कि हम लोग जब एक क्लोज सोसाइटी से आ रहे हैं, जो पेशेंट्स आ रहे हैं हम उनको देख रहे हैं, बट हमारा इंटरेक्शन उस तरह से उनसे नहीं हो पा रहा है। एक अनजान आदमी, जब आप एम्स में बैठे हो या कि ऑप्टिकल में बैठे हो जीकेबी में, तो सब आप जानते हैं कि भाई ये क्लिनिक में आ रहा हूँ, ये एप्रन पहना हुआ है, तो ये तो बड़ा आदमी है, राइट। इसको इसको अलग तरीके से बात करो। लेकिन जब आप एक पैम्पलेट देने जाओगे तो आपको नहीं जानता बिल्कुल, वो बिल्कुल। आपको एक बहुत ही छोटा। एक डॉक्टर के नाते आप एम्स से पढ़ाई करके आप मॉल में पैम्पलेट को डिस्ट्रीब्यूट करके हाँ, एक तो अलग ही आप जब लेवल पर आपने पैम्पलेट जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपको पहचानता नहीं है, तो नहीं कोई आपको अपने पहचानता है। स्किल से उसको उस कम्युनिकेशन लेवल पे ले जाना है ताकि आपको वो रिस्पेक्ट उस लेवल पे ला पाए आप अपना। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा स्किल था डेवलप करने वाला। तो करेक्ट। मेरे को लगा कि मेरे को इसका अच्छा खासा फायदा मिला, और मैंने ये काम ऐसा नहीं कि बहुत दिन तक किया, मैंने 10-12 विजिट करी होंगी मॉल्स में, और उसके बाद फिर वो काम मतलब कम हो गया, फिर हम लोग और काम में लग गए। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा सीख था। जब मैं ये सब कुछ कर लिया तो मेरे को अभी भी लग रहा था कि कुछ काम तो कम है, क्योंकि अब क्या हुआ कि अब बिजनेस बढ़ने लगा उस बिल्कुल, ऑप्टिकल में। बिल्कुल। तो अब मेरे अंदर 2 लड़के आ गए, ऐसे ही 4 पेशेंट दिन के आते हैं, उसमें से 2 लड़के और आ गए। तो अब तो मेरे लिए और कोई काम नहीं बचा, हाँ, क्योंकि अब वो लड़के अब जूनियर हैं वो पहले करेंगे। अब हमारे मतलब या कोई बहुत कोई ऐसा केस हो जो फंसे, उसमें हमें जाना है, अदरवाइज हमारी जरूरत है नहीं। बिल्कुल। तो मैं फिर मेरे को लगा, तो मैंने सोचा नहीं, अब मैं ना सेल्स की नौकरी करूंगा। ओह! आई विल मतलब आई विल नॉट डू दिस। अब मैं नौकरी छोड़ूंगा। तो मैं फिर अपने कॉन्टैक्ट्स लगाने लगा कि अब मैं कहाँ नौकरी करूं ताकि मेरे को थोड़ा और काम करने को मिले। बिल्कुल। तो मेरे को कॉन्टैक्ट्स जहाँ पे मिलते थे वहाँ पे मुझे सेल्स की नौकरी नहीं मिलती थी, मुझे क्लिनिकल नौकरी मिलती थी। ओके। तो ये एक बड़ा चैलेंज था। अब वो नहीं है, बट उस टाइम था कि एक ऑप्टोमेट्रिस्ट को क्लिनिकल नौकरी मिल सकती है। यानी आप क्लिनिकल स्पेशलिस्ट हो सकते हो। आप किसी कंपनी में भी अगर जॉब करते हो तो आपको उनके क्लिनिकल लेवल पे, ट्रेनिंग लेवल पे आप ट्रेनिंग दे सकते हो, ये सब कर सकते हो। बट आपको सेल्स में कोई नहीं लेगा, बिकॉज आपका सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं है, नॉट एमबीए गाई, राइट। राइट, राइट। तो ये हमारे लिए, मेरे लिए चैलेंज था। तो मैंने सोचा कि ऐसा करता हूँ, कोई छोटी कंपनी ज्वाइन करता हूँ, वहां तो कोई चक्कर आएगा नहीं है, वो तो रख लेंगे। हाँ जी। तो मैं गया, एक ऑक्सीमैक्स करके एक कंपनी थी, वो जो थे वो चाइना से अपना कॉन्टैक्ट लेंस इंपोर्ट करते थे और वो बेचते थे। तो जब मैं उनके पास इंटरव्यू के लिए गया तो मेरा इंटरव्यू सब कुछ होने के बाद उन्होंने बोला, देख विकास, मैं तेरे को नौकरी पे नहीं रख सकता क्योंकि तेरी सैलरी बहुत ज़्यादा है ओहो! और तेरे को मैं इतना पैसे नहीं दे सकता। तू एक काम कर, तू मेरा ये प्रोडक्ट जो है ना, तू जयपुर में बेच। मैं तेरे से कोई स्टॉक के भी पैसे नहीं लूंगा। ओके। मैं तेरे को इतना सपोर्ट कर सकता हूँ कि मैं तेरे से स्टॉक के पैसे नहीं लूंगा। तो तू मेरे से 50,000 का माल उठा के ले जा। 2007 की ही बात है, 2007 एंड और 8 के बीच की बात है। ओके। तू 50,000 का माल उठा के ले जा और तू उसको बेच। तो मैंने उनको बताया था कि मैं क्यों नौकरी करना चाहता हूँ, तो उनको भी ओके। लगा चल तेरा इसमें भी है कि तू इसमें भी इंटेंशन स्किल। डिस्क्लोज़ किया आपने उनको। हाँ हाँ। तो उन्होंने बोला ऐसे कर। तो मैंने उसको पकड़ा। अब पकड़ा तो, लेकिन अब क्या है कि आप नौकरी कर रहे हो और आप बिजनेस करना चाहते हो, तो एक अनएथिकली इट्स नॉट गुड। आई आई वांट टू शेयर एवरीथिंग। मतलब बिल्कुल, जो बिल्कुल। चीज़ें चैलेंजेस आती हैं, डेफ़िनेटली। तो वो सारी बातें सबको पता होना चाहिए ताकि उनको भी इसमें डिसीजन लेने में थोड़ा फायदा हो। आई एम नॉट प्रमोटिंग कि आप अनएथिकल प्रैक्टिस करो, लेकिन मेरे साथ जो हुआ मैं उसको बताना चाहूँगा। श्योर, प्लीज़। तो फिर मैं क्या किया मैंने कि मैंने सोचा कि मेरा ट्यूसडे को ऑफ रहता है, तो मैं रोज यहाँ पे ऑप्टिकल पे काम करूंगा। बिकॉज जब आप ऑप्टिकल पे होते हो तो योर डे स्टार्ट फ्रॉम 10 AM in the morning and it ends by 8:30 9 PM, right? So you don't have any time to go and do your own work, right? राइट। तो ये कोई भी रिटेल आउटलेट में ऐसा ही होता है, चाहे बिल्कुल। वो ऑप्टिकल हो या कोई भी रिटेल आउटलेट हो, कपड़े की दुकान भी हो, तो आपकी जॉब इसी तरह होती है, 8 घंटे की 9 घंटे की जॉब होती है, तो आपका बिल्कुल टाइम पैक्ड होता है। तो मैंने सोचा मेरे ट्यूसडे को ऑफ रहता है और मैं ट्यूसडे को क्या करूंगा, आई विल रोम अराउंड जयपुर एंड नियर बाई सिटीज एंड आई विल ट्राई स्टार्ट प्रमोटिंग दिस प्रोडक्ट इन द मार्केट। राइट। तो हमने एक कंपनी खोली सदगुरु करके। ओके।
उस कंपनी का नाम था सद्गुरु, श्री सद्गुरु ओके। इंटरप्राइजेस। तो हमने उसमें उस कंपनी के एक प्रोडक्ट थे, टॉरिक करके एक एस्टिग्मेटिज्म के लिए एक प्रोडक्ट होता है। वो बड़ा लाजवाब था इन द सेंस कि उसकी लिमिटेशंस यानी उसका जो करेक्शन वाला पावर था वो कुछ ज़्यादा था, जो नॉर्मल और कॉन्टैक्ट लेंसेज में अवेलेबल नहीं थे। ओके। तो मेरे को वो पॉइंट थोड़ा सा अच्छा लगा था, तो मैं सोचा कि चलो मैं इस चीज़ को प्रमोट करूँगा मार्केट में। राइट। और मैं उसको फिर धीरे धीरे प्रमोट करने लगा। धीरे धीरे प्रमोट करने के चक्कर में मेरे बॉस को भी पता चल गया, बिकॉज इट्स ओके। स्मॉल मार्केट राइट, एक दूसरे को पता चल ही जाता हाँ है। जी, बिल्कुल। बट मेरे बॉस जो थे उनको ही टोल्ड मी कि देख भाई तू ऐसा कर रहा है। तो मैंने कहा हाँ कर तो रहा हूँ। बोले ठीक है कर, लेकिन ज़्यादा किसी को बता मत। तो ही सपोर्टेड मी इन दैट वे, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग विथ माई कंपनी, क्योंकि मैं कोई ऑप्टिकल का काम नहीं कर रहा था राइट। मैं कोई ऑप्टिकल चश्मे मतलब कोई कंपटीशन वाला पॉइंट नहीं था वहाँ पे ओके। कि कंपनी को कोई उसमें हार्म हो रहा हो। क्योंकि मैं तो अब क्या कर रहा था, मैं अब वेंडर बन गया था ना उस हर ऑप्टिकल के लिए। बिल्कुल। तो मेरा अब वो काम नहीं रहेगा कि मैं चश्मा बेच रहा हूँ या चश्मे के पेशेंट हटा रहा हूँ अपने ऑप्टिकल से अपनी कंपनी से, तो ऐसा कुछ नहीं था। इट्स अनएथिकल ऑफ कोर्स, बट मैं वो काम नहीं कर रहा था। तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। बट जितना आसान लगता है कि इसे हो सकता है वो हो नहीं पाए। राइट। कुछ आए मेरे पास क्लाइंट्स बने भी मेरे, लेकिन दैट वाज अ वेरी अनसक्सेसफुल स्टार्टअप फॉर मी। एंड आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम आई डिसाइडेड कि नाउ उसकी एक रीज़न और भी था, बिकॉज मैं वहाँ से फिर मूव कर गया जयपुर से। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन एन एमएनसी, टुडे जेन्स जॉनसन जॉनसन है। ओके। तो उसमें मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गई एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, दैट एक्चुअली जो मैं ढूंढ रहा था। तो मौका मुझे मिल गया। तो मैंने सोचा नहीं अब इसको छोड़ते हैं, अब थोड़ा सेल्स में जाते हैं। मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए, तो आई क्विट एंड आई joined Johnson Johnson. That time it was known as EMO, और I joined as a in cataract division as a sales representative. वहाँ पे टेरिटरी मैनेजर कहते थे उसको, इन ओके। कैलकाटा। ओके। और वो भी मुझे क्यों मिला, दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब उसके मिलने के पीछे एक तो रीज़न है कि मेरा सोर्स बहुत ही सॉलिड था जिसके थ्रू मैं गया था। एक रीज़न वो था। दूसरा इसलिए वो लोग डिनाई नहीं कर पाए, लेकिन वो मेरे को लेना नहीं चाहते थे, टू वेरी ऑनेस्ट। बिकॉज उनको भी लगा कि ये सेल्स कहाँ कर पाएगा। तो उन्होंने मुझे एक ऐसी टेरिटरी में दिया जहाँ पे उनको पता था कि ये टेरिटरी तो डूबी हुई है, तो यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। राइट। तो उन्होंने मुझे कलकत्ता भेजा कि आप कलकत्ता में जाओ। एंड दैट टाइम ईस्ट मार्केट थोड़ा सा स्लो भी है, अभी भी हमें इस बात का पता है। बट उस टाइम उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए थोड़ा बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, तो वो बहुत ही डूबा हुआ मार्केट था उनके लिए। तो उनको एक्सपेरिमेंट करने में कोई चैलेंज था नहीं, सो दे सेंड मी देयर। एंड कंडीशन वाज दैट इन 2004 2007 की बात है, आई वॉज गेटिंग 21,000 एज व सैलरी इन जीकेबी ऑप्टिकल जहाँ मैं काम कर रहा था। राइट। और मुझे यहाँ पे ऑफर मिला 17,000 रुपये का, ओके। उससे भी कम। उससे कम। और जयपुर में मेरे पास 21,000 प्लस एकोमोडेशन भी था राइट। तो मैं अब मुझे डिसीजन लेना था कि मैं अब क्या करना चाहता हूँ, अपने चीज़ों के हिसाब से चीज़ों को ले जाना चाहता हूँ या फिर बिल, छोड़ के जो चल रहा है उसको चलने देना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं मैं तो जाऊंगा उसी में, बिकॉज आप जब बैचलर हो और आपके ऊपर उस तरह की कोई बर्डन नहीं है, कोई लाइबिलिटीज नहीं है, देन यू कैन टेक दैट रिस्क। मैं नहीं कह रहा कि हर किसी के लिए पॉसिबल हो, फॉर्चुनेटली मेरे लिए पॉसिबल था। कि मेरे लिए 21,000 और 17,000 इंपॉर्टेंट नहीं था, उसमें मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि मैं कहाँ जाके ज़्यादा ग्रो कर सकता हूँ। राइट। राइट, बहुत बड़ी लेकिन बात है। शायद हर किसी के लिए चीज़ पॉसिबल ना हो, बट मेरे लिए पॉसिबल था, तो मैंने वो डिसीजन लिया। बट जब मैं जा रहा था तो जीकेबी वालों ने मुझे 25,000 रुपये ऑफर किया। एंड दे सेड कि एक काम कर, तू डॉक्टर्स मार्केटिंग अच्छा कर ही रहा था, तो तू कलकत्ता ही आना चाहता है ना, तू कलकत्ता ही आ जा, यहाँ पे डॉक्टर्स मार्केटिंग कर ले, तो तेरा सेल्स वाला काम भी हो गया, सही है। सैलरी भी तुम्हारी बढ़ गई। और मैं मेरी स्कूलिंग भी कलकत्ता से हुई है, तो मेरा घर भी कलकत्ता में था, तो मेरा रहने का भी इशू था नहीं ओके। राइट। तो मैं मतलब उन्होंने मुझे ऑफर दिया। बट स्टिल आई थॉट कि नहीं, अभी मेरे को मूव आउट कर देना चाहिए। एंड आई जॉइंड J&J जॉनसन जॉनसन। और आप यकीन नहीं करोगे, माई बॉस वर वेरी राइट एट दैट पॉइंट ऑफ, जो उनको लग रहा था इसको नहीं लेना चाहिए वो बिल्कुल सही थे। ऐसा नहीं कि वो गलत थे। मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूँ। जी। तो क्या हुआ कि मैं फिर जॉब ज्वाइन किया मैंने, और मेरी ट्रेनिंग दिल्ली में, बिकॉज उनका ऑफिस गुड़गांव में था, तो दिल्ली में मेरी ओके। ट्रेनिंग नहीं हुई। फिर मैं कलकत्ता चला गया।
और कलकत्ता में जब गया तो जैसा मैंने बताया था, उस मार्केट में भी चैलेंज चल रहा था इस कंपनी का। तो वहाँ पे कोई बंदा नहीं था, कोई सीनियर भी नहीं था, ओके। मैं ही अकेले था, और जिसको कुछ नहीं आता सेल्स से रिलेटेड। ओके। और सब कुछ मैं ही था, ना मुझे कोई सिखाने वाला था, ना ही मुझे कोई बताने वाला था। चैलेंज ही चैलेंज थे सारे। चैलेंज ही चैलेंज थे, मतलब एक तो मेरे को कुछ आता नहीं, और प्लस मुझे कोई सिखाने वाला भी नहीं। बिल्कुल। तो ये फिर मेरे लिए तो बड़ा टफ सिचुएशन हो गया। तो फिर भी मैं अभी तो हिम्मत नहीं आ रहा था, अभी तो मेरे को लगा था मैं कर लूंगा। तो मेरे को अंदर ना थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है, मतलब मुझे लगता है कि मैं कर लूंगा। आई एम नॉट सेइंग कि कभी कभी गलत भी साबित होता है, जैसे अभी आपने देखा श्री गुरु के केस में गलत ही साबित हुआ। तो मैंने सोचा, मेरे को लगा कि नहीं शायद मैं कुछ कर लूंगा, तो आई स्टार्टेड वर्किंग। और मेरे को एक डील दी गई, एक डॉक्टर थी, उनको एक मशीन बेचनी थी। ओके। तो उस मशीन की कीमत थी 14 लाख रुपए। और मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट, 20,000, 25,000, 40,000, 50,000, 1 लाख तक का तो हम सामान बेचे हुए हैं, उससे ऊपर तो हम बेचे नहीं है। तो मेरे लिए 12 लाख रुपए बहुत बड़ी बात थी। ओके। एक्चुअली मैं बेचने जा रहा हूँ ना 12 लाख रुपए, यानी आई ओन दैट, राइट। मैं उसको ओन कर रहा हूँ और मैं आपको देने जा रहा हूँ। मैं बिल्कुल। अपनी बात बता रहा हूँ, मैं उस मतलब जैसे सोच रहा था उस चीज हाँ को। जी, जी। तो मेरे लिए 12 लाख रुपए किसी को बताना, 2008 की बात है, मतलब 2008 लास्ट हो, ऐसे 1.5 साल मैंने जीके में काम किया था। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और यू नॉट बिलीव, मेरे अपॉइंटमेंट था 3 बजे उस डॉक्टर से मिलने का, और मैं पहुंच गया 12 बजे। ओके। और 12 बजे पहुंच के मैंने 3 घंटे रिहर्सल किया कि कैसे बोलूंगा, क्या कैसे करूँ। बोलेंगे? हाँ, कैसे करूंगा, बड़ा मतलब अपने लेवल पे मैं कोशिश कर रहा था कि मैं कर जाऊं। मैं जब वहां गया और जब मैंने वहां बात करने की कोशिश करी, तो आई वॉज नॉट एबल टू से एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ दैट डॉक्टर। मैं बोल ही नहीं पाया। 12 लाख रुपए नहीं बोल पाया, लिटरली नहीं बोल पाया मैं। तो अब मेरे को बड़ा मतलब टेंशन हुआ। अब वहां से तो निकल गए आप, और एक्चुअली आप जब होते हो ना, जैसे आप देखोगे कोई डॉक्टर के यहाँ एमआर या कोई रिप्रेजेंटेटिव कॉल करते हैं, तो वहाँ पे और भी सारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं अलग अलग बिल्कुल, कंपनी, बिल्कुल। राइट। तो एक तो आप बोल नहीं पा रहे हो, और आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही गंदी है। आप हो अभी अवेलेबल हो? हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। तो मेरे को बड़ा इंसल्ट फील हुआ, मुझे लगा यार ये तो मैं बड़ा ब्लंडर करके आया हूँ। और फिर मैंने कॉल किया अपने कंट्री मैनेजर को, राइट। उनका नाम है मिस्टर सुरजीत लांबा। उनको मैंने कॉल किया, मैंने बोला सर मुझसे तो ये नौकरी नहीं हो पाएगी, बिकॉज मेरे को लग गया कि मैं शायद अब नहीं कर पाऊंगा इसको। तो ऑनेस्टली मैं, क्योंकि मैंने 3 घंटे तैयारी किया, ऐसा नहीं मैं ऐसे उठ के चला गया था, मैंने कुछ मेहनत ही नहीं किया था उसके पीछे। तो जब मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी और वो बेस्ट हुआ नहीं, तो आई थॉट कि मैं क्विट कर दूं। मेरे को नहीं लगा कि मैं ये कर पाऊंगा। तो आई टॉक टू हिम, और मैंने उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने मेरे को समझाया कि विकास ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने इसलिए समझाया कि उनको पता है कि यार एक कम से कम एक लड़का पढ़ा तो है वहाँ पे। उनका मैं बता रहा हूँ, मतलब ये मैं मानता हूँ, आई डोंट नो उनके लेवल पे मैं आज सोच पाता हूँ, बिकॉज हम भी अब आज ऐसे ही सोचते हैं कि कोई बात नहीं यार, ये कर नहीं पा रहा है, लेकिन कोई एक वहाँ पे एक हमारी एक रिप्रेजेंटेशन तो है अभी मार्केट में। कोई है। अभी अगर ये चला जाएगा, तो अगर मेरे को कोई कोरियर ही कहीं से पहुंचाना होगा, तो मैं किसके थ्रू बोलूंगा? एक रिप्रेजेंटेशन तो है मेरा। तो उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि तुम ऐसा मत करो, तुम रुक जाओ और चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और तो मैं थोड़ा मोटिवेट हुआ, उन्होंने एक्चुअली बहुत अच्छा मोटिवेट किया था। एंड ही वाज एक्चुअली मेरा लेवल उनके लेवल पे नहीं था। कहने का मतलब कि मैं आई वाज अ टेरिटरी मैनेजर। तो मेरे ऊपर एक एरिया मैनेजर होगा, उसके ऊपर जेडएसएम होगा, उसके ऊपर कंट्री मैनेजर होगा। ओके। लेकिन चूंकि ये पूरा मार्केट ही कोई था नहीं इसमें, इसलिए मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट कंट्री मैनेजर से था। तो उसको उसके लिए उस बंदे के लिए मेरे जैसे बंदे को इंटरटेन करना ही बहुत बड़ी बात है, राइट। राइट। और उसको आधे घंटे टाइम देकर समझा रहा है, मोटिवेट कर रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, एंड दिस अ टर्निंग पॉइंट फॉर माय कैरियर, राइट। तो उस बंदे ने मेरे को टाइम दिया, तो आई एम वेरी, मतलब मैं उनके लिए बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मतलब उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया। नहीं तो बोलते ठीक है यार, तू देख ले यार, जो करना है कर ले, तेरी मर्जी सही है। है। बट उन्होंने मेरे को टाइम दिया और उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया, और आधे घंटे टाइम दिए। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर दोज पीपल जो उस लेवल पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल, राइट। बिल्कुल। टुडे ही इज अ डायरेक्टर ऑफ दैट वाइस, ही इज टुडे इज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट कंपनी, जेम्स जॉनसन जॉनसन। ओके। तो उन्होंने मेरे को वो टाइम दिया, तो मैं मोटिवेट हुआ।
फिर मैंने काम को, अब वहाँ पे एक था कि एक बंदा था जो सर्विस इंजीनियर था, ही वॉज नॉट इन सेल्स बट वो सर्विस इंजीनियर। तो मुझे पता चल गया कि ये एक बंदा है हमारी कंपनी से, बट सर्विस इंजीनियर का सिस्टम क्या होता है ना मल्टीनेशनल में, आप ऐसे फ्रीली आप मूव नहीं कर सकते हो, यू कांट गो एंड मीट एनी डॉक्टर्स। आपको कॉल आएगा कॉल सेंटर में, आपके नाम पे बुकिंग होगी, देन ओनली यू कैन गो एंड मीट दैट डॉक्टर राइट। पॉलिसी के हिसाब से। तो वो ऐसे नहीं कि किसी से मिल ले या कहीं भी जाके कर ले। तो उसके लिए भी मेरे को कुछ बताना सिखाना बड़ा इम्पॉसिबल सा था, लेकिन उस बंदे ने, उनका नाम संदीप है, उनका मैं नाम ले रहा हूँ, तो उन्होंने मेरे पे एफर्ट डाला और उन्होंने मेरे को सिखाया। फिर इवन हमारा जो उसी डॉक्टर के यहाँ जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, तो वो मेरे को ले गए और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन, जो उनका काम नहीं है, राइट, मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन देना उनका काम नहीं है, लेकिन उन्होंने अनऑफिशियली आए, बिकॉज उनको शायद कोई काम नहीं हुआ, तो बोले चल इसको थोड़ा हेल्प कर देते हैं, अनऑफिशियली आए और उन्होंने मेरे को डेमो देना सिखाया कि डॉक्टर से कैसे बात करते हैं, मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करते हैं, उसी डॉक्टर के यहाँ जो मैं ब्लंडर जिनके कर पास गया। गए थे पहले। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो फिर वहाँ पे अच्छा हुआ, कम्युनिकेशन अच्छा हुआ, उनका सपोर्ट रहा, धीरे धीरे बातें बढ़ी एंड वी फाइनली वी क्रैक द डील ऑल्सो। वाह, ग्रेट। हमने उस डील को क्रैक भी किया। उसके बाद 2-3 महीने बाद मेरे को ऐसा फील होने लगा कि नाउ आई कैन डू, मैं अब कर सकता हूँ। और वहाँ पे मेरा एक अच्छा इमेज बन गया। वहाँ पे धीरे धीरे मैं काम करने लगा, ओटी में जाने लगा, डॉक्टर से मिलने लगा। और 2-3 बातें होती है ना कि कभी कभी इंसान को अपना दिमाग लगाना पड़ता है। तो मैं जब ट्रेनिंग पीरियड में था वहाँ पे गुड़गांव में, तो मेरे को एक ट्रेनर ने बताया था कि डॉक्टर को ना हमेशा वैल्यू एडिशन किया कर, राइट। राइट। तू जाता है ना उनसे मिल के बोल, वैल्यू एडिशन किया कर। लेकिन ये बोलना और आप वैल्यू एडिशन करने के लायक हो कि नहीं हो, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल। करेक्ट। तो मैं तो उसमें बच्चा था, तो मुझे बोला कि तू वैल्यू एडिशन करना। तो वहाँ के एक टॉप मोस्ट डॉक्टर थे ईस्टर्न इंडिया के, इवन इंडिया के भी वो अच्छे डॉक्टर माने जाते हैं आज के डेट में। तो मैं उनके पास गया और मेरे को तो सिखाया हुआ था ये बात, राइट, कि तू बोल कि वैल्यू एडिशन करना है। तो मेरे को लगा यार इस तरह से मैं अपना वैल्यू एडिशन करूं। तो मैं गया, उनको बोला कि सर मैं ना आपके काउंसलर को ट्रेनिंग दूंगा वाह। एंड आई विल ऐड वैल्यू टू योर हॉस्पिटल, सो आपके पेशेंट्स क्लाइंट्स बढ़ें, ये सब करें। सो मैंने कहानी तो बता दी। उसने बोला ठीक है विकास, एक काम करना, तू कल से मेरे से ओटी में मिला कर रोज सुबह आके। अब मैं ओटी में जाने लगा। फिर उन्होंने मुझ पे एक से एक क्वेश्चन दागे, ये बता क्या होता है, वो बता, कुछ नहीं आता मुझे, ठीक है। ट्रेनिंग देने की बात कही है। ट्रेनिंग तो हुई नहीं मेरी, बट मुझे ये बताया गया था वैल्यू एडिशन करो। तो उसने मेरे को फिर समझाया डॉक्टर ने कि देख, मैं समझ सकता हूँ कि तेरा इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं है, बट इस तरह से मत बोला कर कहीं भी। बिकॉज वेरी सीनियर और बहुत ही सुलझे हुए डॉक्टर थे, तो उनको लगा कि इसको समझाना चाहिए। तो उन्होंने समझाने का तरीका ये अपनाया कि बुलाया मेरे को रोज और बताया, ये बता आता है नहीं आता, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे सिखाया, ये सर्जरी हम ऐसे करते हैं, ये सब हम ऐसे करते हैं, इसका कारण ये है। सो ही टॉट मी लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। और उन्हें फिर बोला कि देख, अब तू शायद उस लायक बन गया है कि अब तू किसी को जाके बोल सकता है, लेकिन जब तू राइट। पहले दिन बोला था ना, उस लायक तू था नहीं। हाँ। हो सकता था उसका गलत भी असर होता, डॉक्टर को ईगो पे लेता वो, और तुमको फिर वो अपने ओटी से निकाल देता, राइट। तो ये बात मैंने इसलिए डाली अभी कि ये भी एक अच्छा लेसन है, मतलब जानने के लिए कि आप एक्चुअली जो आपको बोला जा रहा है करने को, बिकॉज जिस बंदे ने आपको ये बोला है कि आप वैलिडेशन करो, उसको एक्चुअली वैलिडेशन आती है, लेकिन आपको आती कि नहीं आती है आपको समझना है, बिल्कुल। राइट। तो आप कहीं भी जाके मुंह नहीं बोल सकते हो कि मेरे को वैलिड, आप उस लायक बने हो क्या, नहीं बने हो तो आप नहीं राइट। वैलिडेशन कर सकते हो, या कोई भी इस तरह काम नहीं कर सकते हो। करेक्ट, करेक्ट, डेफिनेटली। तो मेरी जर्नी अच्छी रही, फिर सब कुछ बहुत अच्छा रहा। देन आई बिकम, मेरे को फिर उसी कंपनी में 5वें महीने में दे सेंड मी फॉर एन एडवांस ट्रेनिंग इन सिंगापुर। और और उस समय की वो सबसे बड़ी बात थी, मतलब मैं आज सुनता हूँ तो लोग बोलते हैं, मैं तो उस समय छोटा ही था, तो मुझे सुनने में आता है कि बहुत 15-15 साल तक लोग काम कर रहे हैं, उनको ये मौका नहीं मिला बिल्कुल, और मुझे मिल गया। तो उन्होंने, मतलब लोगों ने देखा कि ये बहुत ही इंटरेस्ट लेके काम कर रहा है, थोड़ा मोटिवेटेड है, काम में पैशन है इसको। प्लस एक जो एम्स का टैगलाइन था, मैं इसको अवॉइड नहीं करता, ये भी बिल्कुल। एक बहुत बड़ा उसमें वो था जिसने मुझे बोला कि हाँ इसको कराएंगे तो कर ले। तो दिस ऑल थिंग्स हेल्प मी अ लॉट, और फिर मेरे को फिर धीरे धीरे मेरी प्रोफेशनल लाइफ में आगे ग्रोथ होती गई। देन आई स्विच ओवर टू लॉट ऑफ कंपनीज। लेकिन मेरे अंदर वो बिजनेस वाला तो अभी भी था, बिल्कुल। ठीक है। अभी मैं ये नहीं तैयार था कि मैं नौकरी करूं, मतलब ऑफ कोर्स कर रहा था एंड आई वाज डूइंग वेल आल्सो। फिर मेरा सेकेंड स्टार्टअप शुरू हुआ, व्हेन आई स्टार्टेड माय जॉब इन एल्कॉन।
Alcon is one of the biggest company in ophthalmology. इन दिल्ली मैंने वहाँ पे काम करना शुरू किया, तो फिर मैंने वहाँ पे भी एक मेरे वो बिकेड़ा तो था ही। तो आइडिया तो बहुत अच्छा, और आइडिया जरूर मतलब बिजनेस करने के लिए या स्टार्टअप करने के लिए आप आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके, राइट। ग्रेट। लेकिन आइडिया के साथ साथ आपके अंदर उसको उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने का भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास अच्छा आइडिया है और आप उसको लेके आगे बढ़ो तो आप कुछ कर लोगे, आपको इम्प्लीमेंटेशन करना भी आना चाहिए। तो फिर हमने एक आइडिया निकाला कि ऐसा क्यों ना करें, उसमें और भी एक लोग थे मेरे साथ, कि हम लोग एक ओटी बनाएंगे, ओके, राइट। और ओटी में हम इक्विपमेंट डालेंगे, और इक्विपमेंट डालने के बाद हम लोगों ने क्या स्टडी करी उस टाइम दिल्ली में, कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो पास आउट हो गए हैं एंड अपना क्लिनिक चला रहे हैं, लेकिन वो ओटी नहीं अवेल कर पा रहे हैं अपने लिए पर्सनल। तो वो क्या करते हैं, दूसरे डॉक्टर के पास जाके अपने पेशेंट को ले जाते हैं और वहाँ पे सर्जरी करते हैं। इनमें उनको एक बड़ा रिस्क ये रहता है कि अगर मान लीजिए मैं एक डॉक्टर हूँ और आप भी एक डॉक्टर हो और आप बड़े डॉक्टर हो, तभी तो आपके पास ओटी है। बिल्कुल, तो मैं अगर आपके पास अपने पेशेंट ला रहा हूँ, तो कल के डेट में पेशेंट को भी तो समझ में आ रहा है कि आपके पास ला रहा हूँ, तो आप बड़े डॉक्टर हो, तो कल के डेट में वो मेरे पास क्यों रुकेगा, सही बात आपके है। पास नहीं डायरेक्ट जाएगा, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि मैं ही तो आपको हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ उसको। पेशेंट को इतना तो पता ही चलता है कि हम कहाँ से कहाँ आए हैं। करेक्ट, बिल्कुल, करेक्ट। तो ये मेरे को लगा कि ये बहुत बड़ा एक मतलब गैप है, जिसको शायद हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। बिल्कुल, कैसे फुलफिल कर सकते हैं, तो हम एक न्यूट्रल बॉडी बने, जहाँ पे हमें कोई प्रैक्टिस करना ही नहीं है। हम सिर्फ एक फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, ग्रेट, जहाँ पे डॉक्टर्स आएँ, अपना ही बता के आएँ, सर्जरी करें और जाएँ। हमें अपना सर्जरी का जो भी हमारा रेंट है दें हमें, और फिर जाएँ। पॉइंट तो है। उनको भी रिस्क नहीं है कि उनका पेशेंट अब जाएगा कहाँ? मेरे बिल्कुल, पास आएगा तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता, बिकॉज़ बिल्कुल, आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू डू सर्जरी एंड आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू डू ऑल दीज़ थिंग्स। राइट, तो उनका रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता है इसमें। तो आइडिया वाज़ वेरी गुड, एक्सीलेंट आइडिया। एक्सीलेंट, डेफिनिटली। बट द प्रॉब्लम इज़ कि उसकी एग्ज़ीक्यूशन। अब एग्ज़ीक्यूशन क्या होता है कि उस एग्ज़ीक्यूशन से पहले प्लानिंग आती है, राइट? तो हमने आइडिया तो अच्छा बना लिया, तो उसके लिए आपकी एक इन्वेस्टमेंट होती है, लाइक यू हैव टू हैव एन ओटी स्पेस, और उसको फ्यूमिगेशन और बड़ी प्रॉपर ही उसमें लाइसेंसिंग चाहिए होता है आपको, सारा आपको उसके लिए सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। तो आप वो चीज़ करते हो पहले। सो दिस इज द पार्ट ऑफ प्लानिंग। सेकेंडली, आपके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जैसे आपके पास माइक्रोस्कोप होना चाहिए, राइट, एक सर्जरी करने के लिए एक मशीन होती है, फेको मशीन कहते हैं उसको, वो होना चाहिए, राइट, और आपके पास पूरा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ताकि आप जो भी पेशेंट आए उसको आप सारी फैसिलिटी अवेल करा पाओ। राइट, तो इसमें हमें जितना उस टाइम तक नॉलेज था, हमने लाइसेंसिंग तो पूरी करा ली, हमें अप्रूवल मिल गया ओटी के लिए, और हमने एक माइक्रोस्कोप भी खरीद लिया, एक फेको मशीन भी खरीद लिया। ओके, लेकिन चूंकि हम एक्चुअली सर्जन नहीं थे, राइट, तो हमें माइक्रोस्कोप की क्वालिटी के बारे में पता नहीं था, ओके, राइट। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ, कि अगर आप किसी प्लानिंग को कर रहे हो, तो आप अगर उसमें जाना चाहते हो तो आप उसकी हर एक चीज़ों को बारीकी से समझो। अगर बिल्कुल, बारीकी से नहीं समझोगे तो आप फेल होगे। बिल्कुल। तो मैं उस फेल का एग्जांपल देने वाला वेरी हूँ। गुड लेसन, यस सर, बिल्कुल। तो हमने फिर प्लानिंग तो करी। प्लानिंग था कि ठीक है, ये करना, ये करना, ये करना, ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 3 महीने ये लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, 5 महीने लगेंगे, पैसे ये लाने हैं, ये करने हैं। तो उस तरह से हमने प्लानिंग तो करी। बट हमने जो माइक्रोस्कोप खरीदा, दैट वाज नॉट गुड, और हमने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, हमने 15-20 लाख रुपए लगा दिए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मशीन भी खरीद ली, सब कुछ हो गया। हमें ओटी का जो ओटी असिस्ट कराता है बंदा, वो भी हमारे जान पहचान में हो गया। तो वो आता था, जैसे हम को रेंट मिलता था वैसे उसको भी हम उस टाइम का दिहाड़ी, मतलब पर्टिकुलर टाइम के लिए हम उसको पैसे दे देते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बट हमारा माइक्रोस्कोप अच्छा नहीं होने के कारण क्या हुआ, एक दो सर्जरीज अनइवेंटफुल हो गए, और दैट इज अ बिग रिस्क, और कोई डॉक्टर ये नहीं चाहता, राइट, राइट। वो पेशेंट खो दे, मतलब कोई पेशेंट वहां से चला जाए, बिकॉज उसको कॉन्फिडेंस है कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छे ट्रीट कर रहा हूँ, तो पेशेंट आपके पास जाके भी मेरे पास ही आएगा। बिल्कुल, लेकिन आप एक पेशेंट की आंख ही बिगाड़ दो, तब तो उसके लिए अब इससे बुरी बात तो कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल, सही बात तो है। हमें हमारे साथ एक दो अनइवेंटफुल केसेस हो गए। दो दो हमने उसको मैनेज कर लिया अपने लेवल पे, इन द सेंस कि चूंकि हम एम्स में थे, तो हम उसको फिर एम्स ले जाके अपने ही पैसे पे उसको हमने ट्रीटमेंट करा के उसको बिल्कुल फिट एंड फाइन कर दिया। ग्रेट, एक्सीलेंट, जो सर्जरी में रिजल्ट था वही रिजल्ट आ गया, बट एक बीच में हिच तो आया ना। बिल्कुल, तो क्या हुआ उस टाइम कि हमने ऐसा करा, अब हमें समझ में आया कि आवर माइक्रोस्कोप इज नॉट गुड, सो नाउ वी हैव टू इन्वेस्ट 8 लाख रुपीज ऑन माइक्रोस्कोप।
और अब तक हम खाली हो चुके थे। ठीक है, तो अब हमारे पास अब 8 लाख रुपए लगाने के लिए नहीं थे। बस ये कारण है, मतलब हमारे उस स्टोरी में जो हम उसको फेल हो गए उसका ये सबसे बड़ा रीजन है। बिल्कुल। तो हमें समझ में आया कि हम ये पैसे लगा नहीं सकते, तो हमें इसी पे काम चलाना पड़ेगा। तो हम जब इसी पे काम चलाने की कोशिश, जुगाड़ जो इसको हम बोलते हैं बिजनेस में या इस तरह की चीज़ों में, आप जुगाड़ नहीं कर सकते हो। तो हमने कोशिश करी कि हम इस पे चलाएं, बट वो फिर डॉक्टर्स लोग को समझ में आ गया एंड देन दैट बिजनेस फेल्ड। तो ये मेरा दूसरा स्टार्टअप था जो फेल हुआ। राइट। बट तो इसमें हम ये जान सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि इसमें चैलेंज ये था कि पहला चैलेंज ये था कि मैं दो नाव पे सवार होने की कोशिश कर रहा था, राइट। आई ऑल्सो इन अ जॉब एंड आई एम ट्राइंग टू ऑपरेट दिस थिंग, जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, राइट। सेकेंड कि आपकी प्लानिंग जो थी उसमें आप प्लानिंग तो आपने किया, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं थी सारी। अगर प्रॉपर आपके पास सारी रिसर्च नहीं इन्फॉर्मेशन किया। करेक्ट, हाँ, रिसर्च आपका सही नहीं था, आपने रिसर्च सही से नहीं किया था, शायद आपको ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैं कर ले जाऊंगा, बट दैट इज नॉट गुड। सो अगर हम सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप मॉनिटर करके किसी काम को शुरू करते हैं तो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। तो फिर मैं अपने नौकरी में लग गया, ठीक है। फिर मैंने दूसरी नौकरी में, फिर देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी हेडिंग मार्केटिंग फॉर इंडिया एंड एशिया पैसिफिक इन होया सर्जिकल ऑप्टिक्स। तो मैं जॉब में लग गया, लेकिन बिजनेस का तो अंदर था ही। बिल्कुल। अभी मैं फेल नहीं हुआ था, मतलब बिल्कुल। भले ही मेरे दो स्टार्टअप फेल हो चुके थे, बट मैं फेल नहीं, मतलब अंदर से मैं फेल नहीं हुआ था। तो फिर मैंने कोशिश की कि मैं कुछ क्या करूं अब। तो अब मेरे को दो तीन तो लेसन मेरे को लर्न हो ही गए थे। प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, बिल्कुल फूंक फूंक के कदम रखना है आपको, चीज़ें थोड़ी धीरे चलें, टाइम लगे, लेकिन वो बिल्कुल अपने पोजीशन पे ही जाके बैठें और तब आगे बढ़े तो ज़्यादा फायदा करेगा, अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। तो सिंस आई वाज हेडिंग मार्केटिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो हमारे कॉन्फ्रेंसेज, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होते रहते थे। तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स वर्ल्ड वाइड, जो जिनसे मिलके उनसे कम्युनिकेशन हो जाती थी हमारी। तो वहाँ से मैंने अपना नींव रखना शुरू किया इस वी स्क्वायर के लिए। एंड आई टुक अ गुड टाइम टू अंडरस्टैंड दिस बिजनेस फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड अब मेरे को दो तीन बातें और समझ में आ गई थी। एक तो कि आई एम नॉट वेरी रिच पर्सन, तो आई डोंट हैव अ वेरी बिग मनी टू इन्वेस्ट, सो आई हैव टू कम इन दैट बिजनेस जहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट बहुत छोटी हो। राइट। तो ये सब चीज़ें कैलकुलेशन करने के बाद जैसे माइक्रोस्कोप ओटी वाला जो था, दैट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी एक्चुअली। मैंने करा था, बट वो एक्चुअली उसमें इन्वेस्टमेंट, अभी तो मैं 20-25 लाख की बात कर रहा था, उसमें कम से कम आपको 80, मतलब उस टाइम के हिसाब से 80 लाख 1 करोड़ रुपये आपके पास होने चाहिए, तब आप उस बिजनेस को चला सकते हैं। और आप शायद मैं आज आपको उस बारे में बात कर रहा होता, उस कंपनी के बारे में उस बात कर रहा कंपनी के होता, बारे में बिल्कुल। लेकिन वहाँ पे हमें वो इन्वेस्टमेंट का चैलेंज समझ में नहीं आया। तो धीरे धीरे आप जब मैच्योर होते हो, आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं। तो फिर मैं धीरे धीरे फिर इस तरफ बढ़ा एंड आई गॉट, नाउ आई एम विद वी स्क्वायर एंड वी आर डूइंग गुड। वाह सर, बहुत ही लेसन्स आपने अनपैक किए, और जहाँ पर आपने मोटिवेशन को बनाए रखने और अपने गोल को इतना शार्प बनाए रखने के लिए कितने सारे स्ट्रगल्स को और बहुत ही अच्छे लेसन हमारे साथ शेयर किए। आशा करता हूँ कि जो लोग सच में स्टार्टअप्स करने का आइडिया है, जिनके मन में जो करना चाहते हैं, वो इस अभी तक की जो हमारी बातचीत हुई है विकास सर से, उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और मैं दोस्तों आपको बताऊं कि ये रियल एक्सपीरियंस हैं, जो वास्तव में जो एक बार इस दिमाग में आता है ये करना है, और उसको करने से लेकर के उस तक जाने तक के जो वास्तव में स्ट्रगल आते हैं, वो सच में सर इसी तरीके के आते हैं। जब हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, जहाँ पर हमारे पास बैलेंस करना होता है, जॉब के साथ साथ हम अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, वो जो चैलेंजेस आते हैं, वो सच में सर बहुत ही हिम्मत और बहुत ही मोटिवेशन के साथ करने की भी ज़रूरत पड़ती है। सर मैं जानना चाहूँगा, अभी जो वी स्क्वायर है, इस स्टार्टअप में आप क्या करते हैं? दोस्तों हमारी आगे की बातचीत भाग 2 में देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।